हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 अंक में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर वर्षों में ये टॉपिक पूछा गया है। तो मैं यही कहूंगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स वो समझकर याद करे। ठीक है, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। तो यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा लक्ष्य है ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्या हमने लिखा है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति या यंत्र है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है या हम कह सकते हैं यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से जो प्रत्यवर्ती वोल्टता होता है उसको हम कम या अधिक कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है जिसकी सहायता से जो प्रत्यवर्ती वोल्टता होता है उसको हम कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए। जैसे कि आपने छोटा सा ट्रांसफार्मर पहले जो घर में छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता था जिससे हम क्या करते थे, वोल्टेज को अप या डाउन करते थे, मतलब अधिक या कम करते थे अपने अनुसार। जैसे कि मान लेते हैं घर में भी अभी भी जो क्या होता है ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो क्या करता है ट्रांसफार्मर कि मान लेते हैं कभी लोड बहुत ज़्यादा आ गया, आपके घर में बिजली थोड़ा अधिक वोल्टेज का आ गया, मान लेते हैं 220 वोल्ट का आपको 230 वोल्ट का आपको चाहिए, आपके घर में आ गया 300 वोल्ट, तो 300 वोल्ट आ जाएगा। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है अपने अनुसार परिवर्तित करेगा और बनाएगा। तो वो क्या करेगा, जो ट्रांसफार्मर है प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम कर देगा। जब अधिक आएगा तो कम करेगा, 300 आ गया तो उसको 250 कर देगा। अगर मान लेते हैं 190 आ गया तो उसको कम से कम 230 पर लाके आपको रख देगा, जिससे आप अपनी जो क्या कर सकते हैं, आप अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली द्वारा। मतलब सिंपल सी बात यही है कि प्रतिवर्ती जो वोल्टता होता है प्रतिवर्ती वोल्टता को कम या अधिक करता है, मतलब वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है ना, कंफर्म। चलिए जी, अब आता है हमारा सिद्धांत। अब पहले हम सिद्धांत जान लेते हैं, उसके बाद फिगर हम बताएंगे आपको, निश्चिंत रहना है, फिगर भी समझ में आएगा। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसकर, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब बात ये आता है कि अन्योन प्रेरण का सिद्धांत है क्या, या अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात हमने बताया था, जब अन्योन प्रेरण पढ़ाया था हमने तो उसमें बताया था कि जब किसी कुंडली में, मतलब जब किसी कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, कोई भी कुंडली है उसके धारा के मान में कम या अधिक करेंगे, मतलब परिवर्तन करेंगे, तो उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे बताया गया। ट्रांसफार्मर जो होता है, याद रखेंगे आप कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे अर्थात इसलिए लिखेंगे कि अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है वो आपको लिखना होगा। केवल इतना ही नहीं लिख देना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तब इतना अगर लिखते हैं तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर से लिखेंगे अर्थात करने के बाद अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है उसको समझाएंगे। तो हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे डबल हो गया है, तो लिखेंगे अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये एक आपका ट्रांसफार्मर ही है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी अभी केवल इतना ही समझिए कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ठीक है ना, ये क्या है, ये है जो क्या है, ये कुंडली है। ठीक है ना, ये जो आपको ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा है ये कुंडली है, और इसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इस वाले को क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है ना,
ये आपको यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है इस तरीके का, इसे हम कहते हैं ये कुंडली ही है, बट इसे हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, पतलित क्रोड है, मतलब तांबे के बना हुआ एक क्रोड है जिसको एक के ऊपर एक रखा गया है। जैसे सिक्का होता है, आपने देखा होगा कि पैसे का जो सिक्का होता है तो सिक्के को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते हैं ना, उसी प्रकार ये तांबे का बना हुआ एक इस प्रकार का क्रोड है। ठीक है ना, जो बीच से खाली है। अब एक को फिर से इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया, फिर से इसके ऊपर से इस तरीके से, तो इसी प्रकार एक के ऊपर एक एक रखा गया है। ठीक है ना। पुराने आप ट्रांसफार्मर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने इतना बताया ये कुंडली है प्राथमिक कुंडली, ये है द्वितीय कुंडली। तो अन्योन प्रेरणा का सिद्धांत यही होता है कि यदि हम प्राथमिक कुंडली में यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, मतलब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, बस इतनी ही बात हमें बताना था। वही बात लिखने आया है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक जो कुंडली है इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, ये आपको तुरंत याद हो जाता है। मैंने सब कुछ कहा है ना, याद कराऊंगा। तो ये अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आपको नहीं पता है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण यदि आपने पढ़ लिया तो ये तो मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा याद करने में, क्योंकि अन्योन प्रेरण को ही, अन्योन प्रेरण का जो परिभाषा होता है वही तो सेम टू सेम लिखा गया है ना। तो एक बार आपको अगर सिद्धांत ना समझ में आए तो आप लिखिएगा अन्योन प्रेरण ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको देख लेंगे, सिद्धांत आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद जैसे ही हम इतना लिखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, अब इसके बाद हम इसकी बनावट देखेंगे, इसकी रचना देखेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ले लिए होंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी प्रकार। सबसे पहले अब इसकी बनावट देखने से पहले इसका प्रकार भी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि 2-2 नंबर में इसका प्रकार भी पूछ लिया जाता है। डिटेल में मैं बता दे रहा हूं। देखिए, पहला इसका प्रकार होता है जो होता है उपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए इन दोनों में बेसिक सा थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ये क्या करता है, ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है वो, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये मतलब उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता को क्या करता है, सॉरी निम्न प्रतिवर्ती जो वोल्टता होती है उसको उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता में बदल देता है। मतलब सिंपल वे में कहें, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये लो वोल्टता को हाई वोल्टता में चेंज कर देगा। मतलब सिंपल वे में बात करें तो ये लो वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यही बात कहा जा रहा है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को, वोल्टता को, मतलब लो वोल्टेज को क्या कर देगा, उच्च प्रतिवर्ती वोल्टा मतलब हाई वोल्टेज में क्या कर देगा, बदल देता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो हिंदी में ही आपको लिखना है, तो आप लिखिएगा ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टा को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टा में बदल देता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि जो इसके लिए ये आपको याद रखना होगा कि NS, ये आपको पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें, ये क्या हो रहा है भैया, इसमें जो NS की जो संख्या होगी वो NP की संख्या से अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। NS अधिक होना चाहिए NP से। इसका मतलब आपने समझा। देखिए P है प्राथमिक कुंडली, ठीक है, P क्या है, प्राथमिक कुंडली, और S क्या है, सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली है। तो यहाँ पे N क्या है,
तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है n, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। इसे क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये हम इतनी बात जानते हैं बेसिक, जो इधर जिस तरीके से इधर जिधर मुंह होता है इसका वही संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब ये वाली अधिक है। तो जब कब ऊंचाई ट्रांसफार्मर कब होगा, जब द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होगा, तभी जाकर होगा। मतलब इसकी संख्या अधिक होगी तभी जाकर होगा। अब आता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से फिगर से कर दूं। ये हम जानते हैं प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। सिंपल सी बात है कि ये कुंडली जो है इसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी, इसके संख्या से प्राथमिक कुंडली में जितने फेरों की संख्या है उससे अगर ये अधिक होगा तो वो कैसा ट्रांसफार्मर होगा, वो हो जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, वो कैसे काम करेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के, तो वही लिखा गया है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप केवल याद रखेंगे। अब आता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जस्ट इसके अपोजिट। ये क्या करता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता में क्या करते हैं, बदल देता है, उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंपल सी बात, ये क्या करेगा, ये हाई वोल्टेज को किस में बदल देगा, लो वोल्टेज में चेंज कर देगा। बात आप समझ ही गए हैं, हाई वोल्टेज को क्या करेगा, लो वोल्टेज में चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो उच्च प्रतिवर्ती वोल्टा को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टा में चेंज कर देता है। अब इसमें कैसे, कब ऐसा काम करेगा, जब ट्रांसफार्मर में प्रथम कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो अधिक होगी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से। मतलब प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होगा, मतलब प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से, तब जाकर वो अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा। बात आप समझ गए हैं। ठीक है ना, तो फिगर से समझाना पड़ेगा भैया। मतलब सिंपल सी बात है, इसकी फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और इसमें कम होगा, तब जाकर ये ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए ठीक है ना, एक एक पॉइंट्स को मैं समझाते हुए चलूंगा। अगला आता है हमारा ट्रांसफार्मर का बनावट या रचना। अब देखिए ट्रांसफार्मर की बनावट या रचना क्या होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे पहले बनावट अगर जानना है तो थोड़ा सा मैं फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको सुनिए। हमने यही बात बताया कि ये क्या है, ये सबसे पहले ये आपको जो दिखाई दे रहा है यह तांबे का बना हुआ क्या है, पटलित क्रोड है। ठीक है ना, तांबे का बना हुआ ये पटलित क्रोड है जिसको एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा गया है। ठीक है ना, एक के ऊपर एक रखा गया है। तो ये तांबे का बना पतलित क्रोड है जिसको एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा गया है। ठीक है ना, तथा इसमें क्या रखा गया, इसमें दो कुंडली होती है, एक है प्राथमिक कुंडली, एक है द्वितीय कुंडली। और जो प्राथमिक कुंडली है इसमें हमने एक एसी प्रतिवर्ती स्रोत से हमने इसको जोड़ दिया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये प्रतिवर्ती स्रोत है। तो प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती स्रोत से हमने जोड़ दिया है। केवल इतनी ही बात आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कहा, इसमें कह रहा है बनावट में कि इनमें नर्म लोहे की पट्टियों का एक के ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाया जाता है। मतलब जो तांबे का है वो नर्म लोहे की पट्टियां होती हैं। पट्टियां मतलब प्लेट होती हैं पतली पतली से। ठीक है ना, आप पुराने ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो उसमें एक होता था, ठीक है ना, एक के ऊपर एक पतली आपको रखी जाते थे, तो वही नर्म लोहा वो होता है। तो नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। आयताकार ही न है, इस तरीके का जो होता है वो आयताकार ही तो होता है, तो आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। बात आप समझ गए। ठीक है जी, एक एक पॉइंट्स को हमें समझते हुए चलना है। अगला क्या है, तथा तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। मतलब तांबे के तार को लपेटकर ये दो कुंडलियां बनाई गई हैं। ये तांबे के तार के लपेटकर ये दो कुंडलियां इस प्रकार ये बनाई गई हैं। यहाँ पे ये जो कुंडलियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों, ये वाली प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, ये दोनों तांबे के तार को लपेटकर ये बनाई गई हैं। ठीक है ना,
तो वही बात कहा जा रहा है कि तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां क्या बनाई गई हैं, दो कुंडलियां बनाई गई हैं और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता क्या है, प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। अभी ना हमने आपको बताया कि प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत से हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, वही है ये बात, आप समझ गए, यही इसकी बनावट। एक बार मैं यहां से बता दूं, इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर पतली क्रोड बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें तांबे के बने दो कुंडलियां होती हैं और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। यही इसकी बनावट है। बात आप समझ ही गए होंगे। चलिए, इतना हमने रचना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं जी। अगला आता है हमारी कार्यविधि। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कार्यविधि। ये अगर न लिखें तो भैया नंबर तो नहीं मिलने वाले। तो समझिए कार्य ये कैसा करता है। तो इसका सिंपल सा वही है कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टता से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अभी ना हमने आपको बताया, सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब ये क्या है, प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़कर हम धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, प्राथमिक कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा मतलब प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया है, ठीक है ना, कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली, प्रथम कुंडली के पास ही ना द्वितीय कुंडली है, तो जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। बात समझ गए ना। तो ये हुआ आपका सबसे पहली कार्यविधि। अब यहाँ पे आपको कार्यविधि के नीचे आपको ये लाइनें लिखनी होंगी। अब क्या लाइनें हैं, तब लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से, ठीक है ना, इतनी बात लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से। अब इसका हमने क्या जानते हैं, इसका हमने एक जानते हैं फॉर्मूला की, जो विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो -N/dφ/dt होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला, ये क्या है यहाँ पे, ये E क्या है, E है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये dφ/dt क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात प्राथमिक कुंडली के लिए हम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूं प्राथमिक कुंडली के लिए। अब प्राथमिक कुंडली के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया जाता है, वो क्या है कि ई मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो -N/p/dφ/dt होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, dφ/dt होता है। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या जाना, ये प्राथमिक कुंडली के लिए क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, जो है प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये Pn क्या है, तो ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, और dφ/dt क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है,
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर जिनको न समझ में आए, मैं उनको कहूंगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा। एक आपको ये वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। इस नियम से ये फॉर्मूला आया है। केवल हमने पी क्यों लगाया है, प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, तो बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा एक और फॉर्मूला इसमें जान लेते हैं कि द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ES, मतलब द्वितीय कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा माइनस NS d∅dt हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया जी, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया। ये क्या है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, और d∅dt क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर है। इतनी बात आप समझ गए। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। फर्स्ट और सेकेंड हमने मान लिया। अब हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देने पर, ठीक है ना। तो अगर हम भाग देते हैं तो क्या क्या मिलता है, सबसे पहली बात EP/ES, ये होंगी EP/ES, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के साथ भाग दिलाएगा। और दूसरी बात ये क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसको लिखते हैं माइनस NP d∅/dt, और उसके बाद इसको लिखते हैं तो माइनस NS d∅/dt, ये हमने लिख दिया जी। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है, क्या आपको समझना है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस d∅/dt से ये d∅/dt कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचा, केवल सिंपल सा यही हमें फॉर्मूला मिला, यहाँ से EP/ES इक्वल टू NP/NS, ठीक है ना। ये NP/NS हमें ये मिला है, तो हम इसको कोष्ठ में बंद कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिला है जी। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड आप लिखना चाहें या ऐसे ही आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये हमें पता चला कि प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब फेरों की संख्या जितना बढ़ेगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। तो ये हुआ आपका टोटल। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप पहले ले लीजिए, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है उसको मैं साझा करूंगा। चलिए जी, ठीक है। चलिए दोस्त, बहुत ही अच्छा लगा आपसे आपको पढ़ाकर, और मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, और मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, और बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया भी है, फिर भी मैं अंतिम में बता दे रहा हूँ कि ओनली 99 रुपये में ही आपको पूरे फिजिक्स का PDF नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली 99 ही है। आपके पूरे टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर का नोट्स आपको दिया जा रहा है, मात्र 5 से 7 रुपये पर चैप्टर का है। तो इससे कम क्या हो सकता है दोस्त, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद बनाया है, और मैं ये कहूँगा ना कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अनुसार आपको बनाया गया है। तो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे फ्री में इंपॉर्टेंट जो PDF होंगे वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरी बात, सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।